25 से 30 दिन जो आपके पास हैं बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स, ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे अपनी टाइम को मैनेज करना है। हर सब्जेक्ट का एक टारगेट बना लो, तो जो सबसे डिफिकल्ट है पहले उसको रिवाइज करो कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे ही लगाने हैं, 3 घंटे या उससे कम में खत्म करना है। अपने आप को किसी से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने हिसाब से चलो, अपने मन से। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एग्जाम्स की शुरू कर चुके होंगे। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 20-25 डेज, और ऐसी सिचुएशन में बहुत से बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर हमारे लिए एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लेके आओ। तो आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, जो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के दौरान मेंटेन कर सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं कि कैसे आप बच्चों को अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, और अगले कुछ 25 से 30 दिन जो आपके पास हैं बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स, ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे अपनी टाइम को मैनेज करना है। तो सबसे पहले बेटा, आपको अपने लिए डेली टारगेट सेट करने चाहिए, और ये डेली टारगेट किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह पढ़ रहे हो, तो हर सब्जेक्ट के लिए आप डेली का टारगेट रखो। डेली का टारगेट का मतलब क्या है कि आप अपने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स के अंदर आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग है ना, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। उसके बाद आपको कंपनी अकाउंट्स हैं, राइट, कंपनी अकाउंट्स। और उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर है। अब हर बुक, जो 3 बुक्स हैं आपके पास, आप हर बुक को छोटे हिस्सों में बांट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हो कि पार्टनरशिप में मैं पहले 3 जो चैप्टर्स हैं उसका एक ग्रुप बना लेता हूं, ठीक। उसके बाद अगले जो 2 चैप्टर हैं, 4th और 5th, मैं उसका एक ग्रुप बना लेता हूं, एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ का। और लास्ट में रख लेते हैं 6th चैप्टर, डिसोल्यूशन का। कंपनी के केस में आप रख सकते हो कि मैं शेयर्स के टॉपिक को रिवाइज करूंगा और फिर मैं डिवेंचर के टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर आप एक काम कर सकते हो, आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट को अलग रख सकते हो, साथ में आप इसके रेशियो एनालिसिस को रख सकते हो। फिर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आप उसको एक अलग से पेयर में, एक अलग से ग्रुप के हिसाब से रख सकते हो, और लास्ट में आप इसके थ्योरी के पार्ट को रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने पूरे सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको अपने लिए हर सब्जेक्ट में ऐसा ही करना है, हर सब्जेक्ट में, राइट। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, हालांकि मैं इतना जानता तो नहीं कि आपने कैसे पढ़ा है, पर एक एग्जांपल देता हूं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मली क्या होता है कि पहले जो 3 चैप्टर हैं वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हैं, है ना, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो आप इसका एक ग्रुप बना सकते हो। इसके बाद आप मनी एंड बैंकिंग को अलग से पढ़ सकते हो, राइट। फिर आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को अलग से पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट बजट और फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है आप उसको अलग से पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप हर सब्जेक्ट का एक टारगेट बना लो कि अगले 20 से 25 दिन आपको हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा एक टॉपिक है जो डेली आपको पढ़ना है। डेट वाइज इसका एक टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो। इससे क्या होगा, आपका फोकस रहेगा कि मुझे हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को इस दिन कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। ये आप अपने हिसाब से बना लो, जैसा आपको अच्छा लगता है। ओके, सो दिस इज योर डेली टारगेट फॉर ईच सब्जेक्ट। इसके बाद आता है कि आपने अभी तक जितने भी सेल्फ नोट्स बनाए हैं और जो भी आपने स्टडी मटेरियल आज तक फॉलो किया है, आप बेटा वहीं से रिवीजन करना, वहीं से रिवीजन करना। ये मत करना कि आपने अपने नोट्स जो अभी तक बनाए थे उसको देखना ही नहीं है, या आपको टीचर ने जो नोट्स दिए थे आपने उसमें से पढ़ा पूरे साल, लेकिन अब आप उसको देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त फैंसी नोट्स लेके आ गया, कलर्ड नोट्स लेके आ गया, उसके ट्यूशन वाले सर ने या उसके स्कूल के टीचर ने उसको कुछ अलग से, है ना, जादुई नोट्स दे दिए, तो आपको लगा यार वहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना। डोंट डू एनीथिंग न्यू। इस टाइम पर आपको किसी भी और नोट्स, किसी भी और किताब, किसी भी और बुक, कोई भी और स्टडी मटेरियल नहीं देखना है। आपने जितना आज तक पढ़ा है आप उसी से, उन्हीं नोट्स को
उन्हीं मटेरियल को यूज करके आप अपनी रिवीजन करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर वो समय नहीं है कि आप किसी और किताब को अब रेफर करना शुरू कर दो। डोंट डू एनीथिंग न्यू एट दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अक्सर जो मैंने देखा है ना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को डिवाइड करके रख लेते हैं, है ना। उसमें कहते हैं सर ये तो बड़ा इजी है, ये मॉडरेट है, ठीक ठीक है, मतलब आता है नहीं आता है तो करना पड़ता है, और ये तो सर बहुत ही डिफिकल्ट है, ये तो हमसे होता ही नहीं है। हर बार जब हम अपने टर्मिनल की तैयारी करते हैं, वीकली या बाय मंथली जो हमारे पेपर्स होते हैं स्कूल में, उसकी तैयारी करते थे, तो हमेशा ना हम इजी वाले को बार बार पढ़ के चले जाते थे, मॉडरेट को थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, लेकिन डिफिकल्ट को हम छोड़ जाते थे। हमेशा हम एंड पे छोड़ देते हैं डिफिकल्ट को, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही है। जो इजी होती है ना चीज, आप उसको पहले कर लेते हो, और जो डिफिकल्ट होती है उसको आप कल के लिए, परसों के लिए डेफर करते रहते, छोड़ते रहते। वो नहीं करना है। हमेशा कोशिश ये करो कि जब भी अब आप रिवीजन शुरू करोगे तो जो सबसे डिफिकल्ट है पहले उसको रिवाइज करो, जो मॉडरेट है फिर उसको रिवाइज करो, और जो इजी है उसको रिवाइज करो ना करो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आज तेरे को इजी लगता है वो कल भी इजी होगा, वो परसों भी इजी होगा, और वो बोर्ड में भी इजी लगेगा। लेकिन जो आज डिफिकल्ट है वो कल भी डिफिकल्ट रहेगा और वो परसों भी डिफिकल्ट रहेगा। सो हमेशा जब आप रिवीजन करोगे तो उस टॉपिक को पहले उठाओ जो टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट कैटेगरी का है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चे के लिए हर चीज डिफिकल्ट होती है। किसी बच्चे के लिए ABC डिफिकल्ट होगी, किसी के लिए PQR डिफिकल्ट होगा, किसी के लिए XYZ डिफिकल्ट होगा। आप अपने हिसाब से ये डिफाइन करो कि मुझे कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है और किसको मैं पहले रिवीजन में चेक करने वाला हूं या पढ़ने वाला हूं। तो हमेशा डिफिकल्ट को पहले पढ़ो एंड लास्ट में इजी को। हम उल्टा करते हैं अक्सर, नॉर्मल सी बात है, हम हमेशा उल्टा करते हैं। ओके, अब वो टाइम है, अब जो आखिरी के आपके पास लास्ट 30 डेज बचते हैं ना, मोटा मोटा 25 से 30 दिन बचते हैं। अब वो टाइम है जब आपको सैंपल पेपर्स तैयार करने हैं। मैं नॉर्मली कभी भी ये नहीं बोलता कि आप दिसंबर से पहले सैंपल पेपर्स को तैयार करना शुरू कर दो, नहीं। मैं पहले ये कहता हूं कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो एक बार, जो आपने मेरे साथ, बाकी टीचर्स के साथ, हम सभी टीम के साथ, मेंबर्स के साथ आपने अपना सिलेबस रिवाइज किया, कंप्लीट किया, फिर आप रिवीजन करते हो। एक बार रिवीजन लगाओ, 2 बार रिवीजन लगाओ, उसके बाद टेस्टिंग का स्टेज आता है, यानी कि अब आप सैंपल पेपर्स को ट्राई करना शुरू करो, मॉक टेस्ट देना शुरू करो। अगर आपके पास पास्ट ईयर पेपर्स हैं तो आप पास्ट ईयर पेपर्स को तैयार करो। नॉर्मली आप CBSE की वेबसाइट पर जाकर, या जो भी आपका बोर्ड है जिससे आप पढ़ रहे हो, ICSE वगैरह स्टेट बोर्ड्स, तो वहां पर आपको हर बोर्ड जो होता है वो सैंपल पेपर्स इशू करता है ना। तो उन सैंपल पेपर्स को लगाओ, वहीं पर आपको पास्ट ईयर सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, या फिर बाजार में जाओगे तो वहां पर भी आपको सैंपल पेपर मिल जाते हैं। तो उन सैंपल पेपर्स को लगाना शुरू करो। अब सैंपल पेपर जब आप तैयार करोगे तो बेटे सैंपल पेपर के बेसिकली 2 ही पर्पस होते हैं। सैंपल पेपर के केवल और केवल 2 पर्पस हैं मेरी नजर में। एक, आप अपने टाइम को चेक करो। जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना, तो घड़ी में टाइम देखकर सॉल्व करो कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे ही लगाने हैं, 3 घंटे या उससे कम में खत्म करना है, 2.5 घंटे में, 2 घंटा 45 मिनट में खत्म करना है। तो आप जितने सैंपल पेपर लगाओगे, आपका टाइम टू अटेम्प्ट द एग्जाम वो सुधरता चला जाएगा। पहली बार आप करोगे शायद आपका पेपर आपसे कंप्लीट ना हो, अगली बार करोगे तो शायद पेपर बहुत टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद 2-3 और सैंपल पेपर्स लगाओगे, तो वैसे करते करते आपका टाइम सुधरना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करो कि 2.5 से 3 घंटे के बीच में आप अपने टाइम टू अटेम्प्ट को ले आओ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पर्पस होता है वो पर्पस होता है कि आप अपनी एक्यूरेसी को चेक करते हो। एक्यूरेसी को, यानी कि आपको जब सैंपल पेपर आप करना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आप अभी भी फंस रहे हो, जहां पर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है। आप अपनी एक्यूरेसी को सुधारना शुरू करो, परफेक्शन की तरफ जाने शुरू करोगे। तो आपने पहला सैंपल पेपर लगाया, शायद आपसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं हुआ, वापस जाओ, पार्टनरशिप को रिवाइज करो, फिर दूसरा सैंपल पेपर देना।
जब दूसरा सैंपल पेपर दोगे तो शायद इस टाइम पर पार्टनरशिप में गलती नहीं हो रही होगी, शायद कैश फ्लो का क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब अगली बार पेपर देने से पहले कैश फ्लो को सुधारो, ठीक है। ऐसे करते करते हर सैंपल पेपर आपको एक्यूरेसी देना शुरू करेगा। आपको एक एक बारीकी से अपनी गलती को चेक करना है, उसका अध्ययन करना है और उसके ऊपर वर्क करना है। बिफोर यू गिव द नेक्स्ट सैंपल पेपर आप पिछले सैंपल पेपर की गलती को सुधारोगे, ठीक है। ऐसे करते करते जब आप 8-10 सैंपल पेपर लगाओगे ना तो आपको एक्यूरेसी भी मिल जाएगी, नियर टू परफेक्शन आ जाओगे और आपका टाइम भी सुधरना शुरू हो जाएगा। अब कितने सैंपल पेपर देना बेटा ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुझे 10 देने हैं, 5 देने हैं, 15 देने हैं, इट इज ऑन यू। और हर बच्चे का ये अलग क्राइटेरिया होगा। फिर एक बात आती है कि सर कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो मल्टीटास्कर हैं, मल्टीटास्किंग करेंगे, एक ही टाइम पर हम बहुत सारे काम करते हैं। बेटे नहीं, अब वो टाइम नहीं है कि एक ही दिन में एक ही टाइम पर आप 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। नहीं, आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर एक टाइम पर फोकस करना है। हाँ, एक दिन में आप पेयरिंग की टेक्निक अपना सकते हो। पेयरिंग की टेक्निक का मतलब क्या है कि मान लो आप सुबह के टाइम पर अकाउंट्स पढ़ रहे हो 2.5-3-4 घंटे, प्लस उसके साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो। ये बहुत अच्छा पेयर है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा पेयर है, आप ये पेयरिंग कर सकते हो। अगर किसी बच्चे के पास मैथमेटिक्स है तो वो मैथ्स के साथ बिजनेस स्टडीज को यूज कर ले, तो आपके पास एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, हालांकि इकोनॉमिक्स थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है पर इसमें लिखने का काम ज्यादा है, तो अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल हो गया, साथ में इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स प्रैक्टिकल हो गया तो साथ में बिजनेस स्टडीज हो गया, और बीच में जो टाइम आपके पास बचता है तो आप उसमें अपने एडिशनल जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि कंप्यूटर होगा किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप होगा, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होगा, किसी के पास इंग्लिश भी होगा, तो वो जो बाकी के सब्जेक्ट बच जाते हैं वो आप बीच में डाल सकते हो। पर ये मत करना कि 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ लिया, फिर 1 घंटा मैथ्स पढ़ लिया, फिर 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ लिया, फिर 3 घंटे बिजनेस स्टडीज पढ़ लिया, ऐसा नहीं। कोशिश करो एक दिन में 2 सब्जेक्ट चला लो, लेकिन एक टाइम पर एक सब्जेक्ट पूरी ईमानदारी से। 3 से 4 घंटा पूरा अकाउंट्स पढ़ा, साइड कर दो, फिर 3-4 घंटे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, साइड कर दो। पेयरिंग का मतलब ये होता है, मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। उससे क्या होता है आपका ब्रेन ना थोड़ा कम प्रोसेस करना शुरू करता है चीजों को। ऑल राइट सर, यहां तक बात समझ आती है। इसके बाद ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, वैसे तो आपने सारी बातें इंपॉर्टेंट बताई है पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम अपनी प्रोग्रेस को दूसरे के साथ कंपेयर करना बैठ जाते हैं। दूसरे के साथ हम ये सोचते हैं कि हमने अगर आज 2 चैप्टर कर लिए तो हमारा जो दोस्त है उससे पूछते हैं, फोन लगाओ उसको, व्हाट्सएप पे चैट करो उसके साथ, भाई तूने कितना कर लिया, तेरी कितनी तैयारी हो गई। ये मत करो, उसकी तैयारी वो कर रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, तेरी तैयारी तू कर अपने हिसाब से। क्या जरूरत पड़ती है आपको अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करने की? किसी से कंपेयर नहीं करना है। किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कोई सैंपल पेपर देने लग गया है, कोई रिवीजन कर रहा है, कोई अभी भी पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहा है। हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, तेरी सिचुएशन अलग है। अपने आप को किसी से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने हिसाब से चलो, अपने मन से, वो अपने मन से चलेगा। और कोशिश करो कि इस टाइम पर अपने दोस्तों से, जो आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ बात बहुत कम करो। और अगर उनके साथ बात करनी भी है तो एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड बात ही मत करो, क्योंकि वो क्या होता है उससे अननेसेसरली ना आप कंपैरिजन में आ जाते हो, एक दूसरे से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, फिर दिक्कत आती है। वो मत करो, हंसी मजाक करो, घूमो फिरो। 2 घंटा किसी के साथ आपने ऐसे ही रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, जिम चले गए, तो वो कर सकते हो आप, पर प्रोग्रेस को कंपेयर मत करना। तो वो अननेसेसरी आपको बर्डन देना शुरू करेगा, आपको लगेगा कि आप पीछे हो गए, वो आगे निकल गया, पर ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी स्पीड पे कर रहे हो, वो अपनी स्पीड पे करेगा। फिर सोशल मीडिया को अवॉइड करो भाई इस टाइम पर। सारे बोलते हैं ना अवॉइड करो सोशल मीडिया को। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देख के करोगे क्या इस टाइम पर? कुछ नहीं करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लिमिट कर दो। अगर पूर्ण रूप से अवॉइड नहीं कर सकते तो लिमिट कर दो, पूरे दिन में 15 मिनट, आधा घंटा रख लो उसके लिए, ठीक है, लिमिट कर दो। अगर लिमिट नहीं होता, लत लग चुकी है, आदत बन चुकी है, तो एक काम कर सकते हो कि आप अपना इंटरनेट ही कटवा दो। फोन पे इंटरनेट कटवा दो,
प्रीपेड होगा या इंटरनेट को ऊपर से बंद कर दो, हो गया सिंपल। या एक और काम कर सकते हो, अपना जो फोन है स्मार्टफोन वो अपने भाई बहन को दे दो, मम्मी पापा को दे दो, सरेंडर कर दो, मस्त एकदम सरेंडर कर दो और उनको बोलो अब मैं लूंगा वापस 1 अप्रैल को, जब मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे तो आपसे वापस लूंगा फोन। ठीक है, ये करो। इससे क्या होगा, फोर्सफुली आपकी वो हैबिट टूटने को होगी, पर कोशिश तो ये करनी है भैया, इस पे टाइम वेस्ट मत करना। जो टाइम आप वेस्ट करते हो फालतू में, आप रील चलाओगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आराम से बैठो, पढ़ाई करो, हाँ रिलैक्स करो, टाइम निकालो रिलैक्स करने के लिए। अब रिलैक्स कैसे करोगे भैया, तुम्हें पता है तुम कैसे रिलैक्स कर सकते हो। तुम जॉगिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, टहल सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, है ना, खाना बना सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, जो मर्जी करो, स्विमिंग कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, कोशिश करो, टाइम तो जरूर निकालना है। तो मैं बेसिकली क्या बोलता हूँ बच्चों को कि अगर अब तो स्कूल जा नहीं रहे, अब तो सिर्फ घर पे ही बैठे हो आराम से, स्कूल तो जाना नहीं, हाँ जाना भी है तो शायद एक आधा वाइवा वगैरह होगा या फाइल सबमिट करना होगा तो उसके लिए जा रहे होगे, लिमिटेड है। तो एक काम कर सकते हो, आप सुबह 8 बजे से लेके 12 या 1 बजे तक पढ़ाई करो एक सब्जेक्ट की, फिर लंच के बाद पढ़ना। अगर 1 बजे तक पढ़ लिया है फिर 2 घंटा रिलैक्स करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लंच के बाद पढ़ लेना। उसके बाद जब पढ़ोगे तो फिर बैठो, फिर बैठ जाओ, मान लो 2 या 2:30 बजे, 2:30 या 3 बजे बैठ गए, वहां से लेके 6-7 बजे तक का टाइम रख लो। हाँ ये है कि ऐसा एक स्ट्रेच पे तो नहीं पढ़ रहे, बीच में अपने आप को गैप देते रहो, आधा घंटे के बाद 5-7 मिनट का गैप दे दिया वगैरह, वो आपको पता है कैसे देना है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। फिर 1 घंटा फिर रिलैक्स कर लो, 6-7 बजे घूमने चले जाओ, बाहर वॉक कर लो, टहल लो आराम से, फ्रेश एयर लो और वापस आ जाओ, फिर पढ़ लो। तो इस तरह से 3-3 4-4 घंटे के आप 3 या 4 ब्लॉक्स ऑफ स्टडी बना सकते हो, अपना टाइम को इस तरह से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा दिन अब सिर्फ घर पे पढ़ने को ही है, स्कूल वगैरह तो आपका जाना नहीं है, कोई ट्रैवल आप कर नहीं रहे हो। तो इस तरह से रिलैक्स करो, एंजॉय करो और हेल्दी फूड हैबिट्स, जंक फूड अवॉइड करो, 7-8 घंटे की नींद लो बढ़िया से, माइंड को रिफ्रेश करो। सिर्फ बॉडी को नहीं सोना है, दिमाग को भी सोना है, उसको भी रिलैक्स करना है। तो अच्छा खाना और अच्छी नींद बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपका दिमाग चल रहा है पूरा पूरा दिन, वहां पर दिमाग को थोड़ा सा कट ऑफ भी देना है, ब्रेक भी देना है, रिलैक्स भी करना है, वो भी करो। और अच्छा खाना खाओ, क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी का और माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, तभी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलेगी, तभी अच्छे तरीके से आप चीजों को सीख पाओगे, समझ पाओगे। एंड लास्ट में पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो। अभी तक करते आए हो तो आगे भी करोगे, अभी तक करते आए हो ना तो आगे भी कर लोगे। बी पॉजिटिव, रिलैक्स, एंजॉय, पढ़ो एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कुछ खराब नहीं होने वाला, कुछ बिगड़ने नहीं वाला, जो तुम्हारे भाग्य का है ना वो तुम्हें मिलेगा, बस अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है। ऑलराइट, तो ये कुछ टाइम मैनेजमेंट और कुछ ट्रिक्स थी जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर रखनी चाहिए। एंड आप बहुत अच्छे तरीके से अभी तक पढ़ते आए हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। आज तक जो आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है, और आने वाले 20-25 दिन, 1 महीना जो आपका एग्जाम का टाइम है उसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से ही पढ़ोगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ गलत होने वाला नहीं है, रिलैक्स करके आराम से पढ़ना है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स की। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।